व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज हम लोग आ गए हैं हमारी 5 बजे वाली वीडियो पे। और बेटा मुझे इस वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने थे एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ के। बट वो क्वेश्चंस मैं आपको 8 बजे कराता हूँ। गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, सुबह से मेडिसिन ले रहा हूँ कि थोड़ा सा ठीक हो जाए। अभी थोड़ा ठीक फील किया तो मैंने सोचा पहले रिविजन करा देता हूँ। थोड़ा छोटा वीडियो रहेगा, थोड़ा सा मुझे टाइम मिल जाएगा, रेस्ट मिल जाएगा, तो मैं एफर्ट लगा के वो भी आपके लिए रात को 8 बजे तक बना दूंगा। ठीक है, तो आप पहले इसमें डिसोल्यूशन का रिवीजन कर लो, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लो। इसके बाद रात को 8 बजे मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा देता हूँ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ के। ठीक है, तो चलिए जल्दी से पहले रिवीजन करते हैं और डिसोल्यूशन के बेसिक्स एक बार सारे रिवाइज करते हैं। लेट्स बिगिन। चलो यार शुरू करते हैं हम लोग फटाफट से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के साथ। देखो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का क्या मतलब होता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि एग्रीमेंट चेंज होना। बेटा प्लीज ध्यान रखना, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का क्या मतलब है कि एग्रीमेंट, चेंज इन बिजनेस रिलेशनशिप। ठीक है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है कि फर्म ही बंद हो गई है, फर्म क्लोज हो गई है, सारे एसेट्स बिकेंगे, लाइबिलिटी का पेमेंट होगा, पार्टनर्स का सेटलमेंट होगा, खत्म। वो होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कैसे कैसे हो जाता है? म्यूचुअल एग्रीमेंट से, अपनी इच्छा से कर सकते हो। कंपलसरी डिसोल्यूशन कभी करना ही पड़ता है, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए या फिर बिजनेस इलीगल हो जाए तो आपको करना पड़ता है। डिसोल्यूशन बाय नोटिस, आप नोटिस देके भी डिसॉल्व हो सकता है। कोर्ट का नोटिस आया कि भैया बंद करो, करना पड़ेगा। कोई ऐसा इवेंट हो जाए जैसे कि किसी पार्टनर की डेथ हो जाए या टर्म एक्सपायर हो जाए, वेंचर कंप्लीट हो जाए, तो हो सकता है। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, कोर्ट भी आपको बोल सकता है कि भैया पार्टनरशिप फर्म आपको डिसॉल्व करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर अनसाउंड माइंड हो चुका है, पार्टनर परमानेंट इनकेपेबल बन चुका है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट ब्रीच करा गया है। ब्रीच का मतलब तोड़ा गया है, गलत काम किया गया है, मिसकंडक्ट किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके के रीजंस होते हैं डिसोल्यूशन को करने के। ओके, इसके बाद बेटा हमारे पास जर्नल एंट्रीज आ रही हैं डिसोल्यूशन की। जर्नल एंट्रीज अभी रिवाइज कराने से पहले मैं तुम्हें डिसोल्यूशन में एक बार अकाउंट्स बता दूं, उसके बाद जर्नल एंट्रीज कर लेना। तो देखो आपके पास कौन कौन से अकाउंट्स इसके अंदर आपको सीखने हैं। रियलाइजेशन अकाउंट आपको आना चाहिए, पार्टनर्स लोन अकाउंट आपको आना चाहिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आना चाहिए, कैश और बैंक अकाउंट आना चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद रियलाइजेशन अकाउंट। सर रियलाइजेशन अकाउंट होता क्या है? इसी के साथ साथ बच्चों तुम लोग एंट्रीज भी रिवाइज कर लेना। रियलाइजेशन अकाउंट होता है बच्चों जब हम लोग बेसिकली हमारी फर्म को डिसॉल्व करते हैं तो एसेट्स को बेचना है, लाइबिलिटीज का पेमेंट करना है, तो रियलाइज तो करने पड़ेंगे ना, उसके लिए जो अकाउंट्स बनते हैं उसको रियलाइजेशन अकाउंट बोलते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सारे के सारे एसेट्स इधर ले आने हैं, कैश को छोड़ के, बैंक बैलेंस को छोड़ के, फिक्टिशियस एसेट को छोड़ के, एक्यूमुलेटेड लॉसेस को छोड़ के और पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट बैलेंस को छोड़ के। इसका मतलब ये है कि आपको मेनली वो एसेट्स यहाँ पे लाने हैं जिनकी मार्केट वैल्यू कुछ ना कुछ है, जो बिकेंगे, है ना। अगर नहीं भी बिके तब भी बेचने के कैपेबल हैं वो एसेट्स, तो आपको सारे एसेट्स यहाँ पे ले आने हैं। ध्यान रखना, इंक्लूडिंग गुडविल, इंक्लूडिंग गुडविल। ठीक है, परफेक्ट है। तो किसको नहीं लिखना? कैश या बैंक बैलेंस को, भैया बिकता तो है नहीं। फिक्टिशियस एसेट को नहीं लिखना क्योंकि वो भी सेल आउट नहीं होता, वो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। कोई P&L का बैलेंस पड़ा हुआ है वो भी नहीं बिकता, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या होगी? देखो, एसेट्स ट्रांसफर करने की, रियलाइजेशन डेबिट टू एसेट्स। देखो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में आया ना, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। सारे एसेट्स आ गए, इधर सारी लाइबिलिटीज ब्रॉट डाउन कर दो। बाय लाइबिलिटीज किसको छोड़ के? पार्टनर कैपिटल नहीं लिखना, पार्टनर लोन नहीं लिखना, रिजर्व्स नहीं लिखने, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस नहीं लिखने, इधर सारी लाइबिलिटीज आ जाएंगी। रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में आई तो एंट्री बनती है लाइबिलिटीज डेबिट टू रियलाइजेशन। देखो ये भी काम हो गया। अब आपको क्या करना होता है बेटा, ध्यान रखना, अगर डेटर पे कोई प्रोविजन है तो वो प्रोविजन भी इस साइड ही आता है। ठीक है, और लाइबिलिटी पे कोई प्रोविजन आपको नॉर्मली नहीं होता तो वो इस साइड पे आ जाता है। ठीक है, अब आपको सिंपली क्या करना है, आपको एसेट्स बेचने हैं। ठीक है, आपको क्या करने हैं? एसेट्स सेल करने हैं। ये वाला एसेट आप बेच रहे हो, ये सारे के सारे एसेट्स बेचोगे ना भैया, फर्म डिसॉल्व हो रही है। अब एसेट या तो नॉर्मली कैश में बिकेंगे या फिर कोई पार्टनर ले जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कोई पार्टनर बोले मुझे इस एसेट की जरूरत है तो मैं बाजार से क्या ही खरीदूंगा, फर्म तो बंदी हो रही है, यहीं से ले जाता हूँ। तो एसेट्स अगर बिक रहे हैं तो एंट्री बनती है इस साइड, इधर बिकेंगे। ठीक है, क्योंकि सारे इनकम्स और गेन्स क्रेडिट में आते हैं। तो क्या एंट्री बनती है? ये एसेट्स बिक गए हैं, ये एसेट्स बिक गए हैं, तो इनकी एंट्री बनती है सर बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक के डेबिट में जाएंगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट में आया।
टू रियलाइजेशन। देखो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आया ना, इसकी एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। उसके बाद बच्चों अगर कोई एसेट कोई पार्टनर ले जाए तो पार्टनर का नाम लिख दो, तो उसको हम क्या लिख देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सिमिलरली बच्चों लाइबिलिटीज का पेमेंट करना है, इन लाइबिलिटीज का पेमेंट इधर होगा, सारे एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट साइड से होते हैं। तो अगर आपने कैश में पे करा तो रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। और अगर किसी पार्टनर ने पे करा तो उसका नाम लिख देंगे, पार्टनर ने पे करा तो उसका नाम लिख देंगे, रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो रियलाइजेशन के डेबिट में आया ना, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई भी खर्चे आए बच्चों अगर डिसोल्यूशन पे, कोई भी खर्चे आए उनको एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन बोलते हैं, वो भी डेबिट में ही आते हैं क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। उसकी भी एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, सही है। फिर आपको नॉर्मली क्या करना है, इधर का टोटल करना है, उसमें से माइनस करना है। अगर बैलेंस इधर आया तो प्रॉफिट है, इधर आया तो लॉस है, ठीक है। अगर इधर आ गया तो प्रॉफिट, तो उसकी एंट्री क्या बनती है, रियलाइजेशन डेबिट। प्रॉफिट किस में बटेगा, पार्टनर्स में बटेगा। सपोज करो पार्टनर्स है ABC, तो टू A टू B टू C। और अगर लॉस आ गया इधर तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आया तो क्या एंट्री बनेगी, A डेबिट B डेबिट C डेबिट टू रियलाइजेशन। इसमें बहुत सारी रेशोज नहीं होती, क्वेश्चन में एक ही रेशो होती है, सब कुछ उसी में कर देना है, A डेबिट B डेबिट C डेबिट टू रियलाइजेशन। तो देखो दिस इज हाउ आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो और सारा का सारा काम बहुत अच्छे तरीके से कर देते हो, ठीक है बच्चों। स्क्रीनशॉट लेना ले लो, फिर मैं इसको हटाऊं। चलो सर ये डन हो गया हमारे पास। अच्छा इसके बाद आप जर्नल एंट्रीज एक बार देख लो, मैंने आपको सारी दिखा दी वैसे। ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, रियलाइजेशन डेबिट टू एसेट्स, ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन, एसेट बिका, कैश टू रियलाइजेशन, पार्टनर ले गया तो पार्टनर टू रियलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद अनरिकॉर्डेड अगर कोई एसेट हुआ वो बिक गया तो कैश टू रियलाइजेशन, बिकेगा क्रेडिट साइड में ही, ठीक है। अगर कोई पेमेंट किया है लाइबिलिटी का, रिलेशन टू बैंक, कोई लाइबिलिटी पार्टनर ले गया तो रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पेमेंट ऑफ रिलेशन एक्सपेंसेस रिलेशन टू बैंक। उसके बाद बच्चों कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का पेमेंट है तो वो भी डेबिट से होगा। उसके बाद एक्सपेंसेस के लिए रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर पार्टनर को आपने कुछ पे किया है, कैश में करा तो रिलेशन टू बैंक या कैश, ठीक है। फिर प्रॉफिट आया तो रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस आया तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, ठीक है, परफेक्ट है। उसके बाद बच्चों हमारे पास पार्टनर्स लोन अकाउंट होता है। पार्टनर्स लोन क्या होता है कि अगर पार्टनर ने कोई लोन लिया हुआ था, ठीक है, तो उस सिनेरियो में आपको क्या करना है, वो फर्म रिसीव करेगी अमाउंट अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ। सिमिलरली अगर फर्म ने कोई लोन लिया हुआ था तो फर्म उसको पे करेगी अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ। तो सीधी सीधी सी बात है, लोन अकाउंट में अगर फर्म ने लोन लिया हुआ है तो लोन अकाउंट बनेगा, क्रेडिट साइड में बैलेंस उतरेगा, डेबिट से पे होगा। पार्टनर ने लिया हुआ है तो आप तब भी पार्टनर्स का लोन अकाउंट बना सकते हो, डेबिट में बैलेंस उतरेगा और क्रेडिट से बैलेंसिंग कर देना, ठीक है। उसके बाद बच्चों कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, कैपिटल अकाउंट वैसे ही बनता है जैसे आप अभी तक नॉर्मली कैपिटल अकाउंट बनाते आए हो। सबसे पहले क्या होगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेना, सबसे पहले आप बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेना, ठीक है। करंट अकाउंट का भी अगर बैलेंस दिया हो तो वो भी इसी में ब्रॉट डाउन कर देना, क्योंकि अब फर्म बंद हो रही है, फर्म बंद हो रही है तो सब कुछ यहीं से कर सकते हो, डायरेक्टली इसी में कर देना। कोई रिजर्व हुआ तो वो बढ़ जाएगा इधर, P&L कोई प्रॉफिट हुआ तो वो बढ़ जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हुआ अगर कोई, वो आ जाएगा। उसके बाद बच्चों अगर कोई लाइबिलिटी किसी पार्टनर ने पे करी थी तो उसको पैसा मिलेगा, है ना, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन हो गया। कैश वगैरह अगर लेके आना पड़ा तो वो हो जाएगा। उसके बाद बच्चों कोई लॉस था तो इधर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस आ जाएंगे। एसेट्स अगर ले लिए किसी पार्टनर ने तो उससे पैसा काटेंगे। लॉस ऑन रियलाइजेशन आया तो वो, ये लास्ट में बैलेंस है। बैलेंस इधर आया तो इधर लिख देंगे कैश एंड बैंक, इधर आया तो इधर लिख देंगे कैश एंड बैंक। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सिंपली ऐसे निकल जाता है। ये बैलेंस कहाँ जाता है, बैंक अकाउंट में जाता है सर। ये बैलेंस पूरा का पूरा बैंक अकाउंट में जाएगा और बैंक अकाउंट आपका लास्ट में मैच होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ सर कुछ छोटी छोटी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। क्या क्या आती हैं, जैसे IFR का क्या ट्रीटमेंट है। तो IFR के बेटा इसमें 2 ट्रीटमेंट होते हैं, ध्यान रखना। अगर इन्वेस्टमेंट गिवन है एसेट्स में, अगर इन्वेस्टमेंट गिवन है एसेट्स में तो फिर आप IFR को रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में उतार के छोड़ दोगे बस।
रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में उतार के जस्ट भूल जाओगे। ओके, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट नॉट गिवन, तो आप नॉर्मली आईएफआर को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। आईएफआर डिस्ट्रीब्यूट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो आईएफआर में प्लीज ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट है तो उसको रियलाइजेशन में उतार के छोड़ दो, इन्वेस्टमेंट नहीं है तो उसको आप नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद सर WCR का क्या ट्रीटमेंट है? WCR का ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, अगर कोई भी क्लेम नहीं है तो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। WCR डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अगर क्लेम है लेट सपोज WCR 1 लाख का है और क्लेम 70,000 रुपये का है, तो जितना क्लेम है आप रियलाइजेशन में उतारो, उसको पे करो और बाकी डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो पहले क्लेम को ब्रॉट डाउन कर लेना, WCR डेबिट टू रियलाइजेशन, जितना भी क्लेम है 70,000 इसको पे कर देना। रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, क्योंकि वर्कर्स का क्लेम है, आपको पे तो करना ही है, 70 पे कर देना, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये भी 70,000 ही है, हाँ कहीं कंफ्यूज हो जाओ, जो बाकी बचा हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। WCR डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना, 30,000 वो डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, क्योंकि वो लेने वाला कोई है नहीं और फर्म हो रही है बंद, ठीक है। सपोज क्लेम रिजर्व के बराबर आ गया, क्लेम भी 1 लाख का आ गया, तो इसको ब्रॉट डाउन करो WCR टू रियलाइजेशन और फिर पे कर दो रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। ओके, अब सपोज करो बच्चों की क्लेम जो है वो 1.5 लाख का है, 1.5 लाख का क्लेम आ गया सर, फिर क्या करेंगे? तो बेटा जी अगर क्लेम 1.5 लाख का आ गया, रिजर्व आपके पास 1 लाख ही है, तो इसको तो आप 1 लाख ही ब्रॉट डाउन करोगे। आप करोगे WCR डेबिट टू रियलाइजेशन 1 लाख, लेकिन जब आप पे करोगे रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, तो पेमेंट आप पूरा करोगे 1.5 लाख, पे आप पूरा करोगे। तो दिस इज हाउ आप एंट्रीज करते हो। क्लेम नहीं है तो, क्लेम कम है तो, क्लेम पूरा है WCR से मैच तो, ज़्यादा है तो। अगर ऐसा होता है सर कि WCR हो ही ना, सिर्फ क्लेम हो, तो आप डायरेक्टली क्लेम डेबिट साइड से पे कर दोगे रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, ठीक है। ये होता है बच्चों हमारे पास WCR का ट्रीटमेंट। उसके बाद बाबू हमारे पास लास्ट आते हैं रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस। सर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का क्या करना है? तो एक्सपेंसेस में बेटा 2 कैटेगरीज बनती हैं कि खर्चा फर्म का है या खर्चा पार्टनर का है। अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो ध्यान रखना हमेशा एक्सपेंस फर्म का है, अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो, ठीक है। बता दिया उसने अगर, तो फिर ऐसे ले लेंगे। फिर आता है पे किसने करा, पेड बाय। पे कौन कर रहा है, फर्म पे कर रही है या पार्टनर पे कर रहा है? पेड बाय, फर्म पे कर रही है या पार्टनर पे कर रहा है? तो देखो बच्चों, फर्म का खर्चा अगर फर्म ने पे करा तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। फर्म का खर्चा पार्टनर ने पे करा, रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम पार्टनर को कंपनसेट कर रहे हैं कि भैया फर्म का खर्चा आपने दिया। पार्टनर का खर्चा बच्चों अगर फर्म ने पे किया तो पार्टनर से काट लेंगे ये पैसा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। पार्टनर का खर्चा पार्टनर ने पे करा तो उससे फर्म को क्या मतलब है, उस केस में कोई एंट्री नहीं होती। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में बेटा ये 4 केसेस बनते हैं, प्लीज एक बार इनको ध्यान से देख के जाना। ये आपके पास सीधा सीधा एंट्रीज हो जाती हैं एक्सपेंसेस की, ठीक है, परफेक्ट है। अच्छा सर, अब बेटा एक बात और लास्ट बता दूं आपको मैं फाइनल सेटलमेंट की, कि अगर लाइबिलिटी के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, लाइबिलिटी के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, तो आप पे करके आना। क्वेश्चन बोले या ना बोले आप लाइबिलिटी पे करके आना, इंक्लूडिंग द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। EPF पे कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ब्रॉट डाउन करो, पे करके आना, ठीक है। और एसेट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो एसेट्स अगर टेंजिबल एसेट है तो बुक वैल्यू पे सोल्ड मान लो, अगर वो इनटेंजिबल एसेट है तो उसको 0 कंसिडर करेंगे,
ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो सेटलमेंट में आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज सारे ही सेटल करके आने हैं, क्वेश्चन बोले या ना बोले। लाइबिलिटी जितनी पे करवा दी, अगर नहीं करवाई तो जितने की है उतने में आप पे करके आओ। सिमिलरली एसेट्स सारे के सारे सेल करने हैं। अगर क्वेश्चन साइलेंट भी है, जो टेंजिबल एसेट है जितने का है उतने का बेच दो, जो इनटेंजिबल एसेट है उसकी वैल्यू 0 मान लो अगर क्वेश्चन साइलेंट है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास सीधा सीधा सेटलमेंट के बारे में कुछ चीज़ें हो गई। लास्ट में तो बस बैंक अकाउंट मैच करना होता है। आप लोगों ने डिसोल्यूशन पढ़ा ही हुआ है, मैंने क्वेश्चंस कराए हुए हैं सारे के सारे, तो आप जानते हो। ठीक है, आई गेस सारा का सारा कॉन्सेप्ट्स वापस से रिवाइज हो गए। सेटलमेंट हो गया, रिलेशन एक्सपेंसेस हो गए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट हो गया, बाकी रिजर्व्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने हैं, एसेट्स लाइबिलिटीज़ को कैसे सेल करते हैं मैंने सारा दिखा दिया। बस अब तुम लोग को क्या करना है, तुम लोगों को मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, डिसोल्यूशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस कर लो। जीएनजी में जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हुए हैं वो सारे देख लो एक बार, तुम्हें आइडिया लग जाएगा। अपनी बुक खोल के कोई भी 2-4 सवाल तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल सुबह करेंगे, और फिर कल हमें एमसीक्यूज भी करने हैं 12 बजे भी, 5 बजे भी, 7 बजे भी। तो कल फोकस करेंगे ज़्यादातर 1 मार्कर्स पे, कि पूरा दिन 1 मार्कर्स पे लगाएं। 20 नंबर के आने हैं भाई देखो, तो 60 मार्क्स का काम आज रात तक पूरा करके सो, कल पूरा दिन 20 नंबर पे 1 मार्कर्स जितने ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करना, और तुम्हारी तैयारी पूरी हो जाएगी 80 on 80 मार्क्स की। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।